प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य धाराओं के अंतर्गत आर्यभट्ट की कृति आर्यभट्टीय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कल हमने अपने लेक्चर के अंदर आर्यभट्टीय के जो 5 भाग थे उनमें से पहले भाग गीतिकापाद के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से गीतिकापाद के अंतर्गत श्लोकों के माध्यम से छोटे से रूप में बड़ी बड़ी संख्याओं को या बड़े बड़े जो गुणनफल हैं या गणना है उनको सिखाने का, वर्णों को किस प्रकार से लिखने का है उनके बारे में उन्होंने अपना जो अनोखी विधि थी वो उसके बारे में बताया। जो गीतिकापाद में जो अक्षर थे उन अक्षरों के सहायता से बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखने की, गणना करने की या फल को लिखने की विधि को बनाया गया। लेकिन इस विधि में 2 मुख्य दोष थे। पहला तो ये कि अगर अक्षरों को लिखने में जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो गणना बिल्कुल उलट पुलट हो सकती है। दूसरा दोष शब्द पर ही है कि जैसे ल में री की मात्रा जोड़ने पर उसका रूप वही होता है जो री स्वर का है, लेकिन आर्यभट्ट की विधि में इन दोनों के अर्थों में बहुत अधिक अंतर था। उसके बाद आर्यभट्टीय का दूसरा जो विभाजन था वो था गणितपाद। गणितपाद में 33 श्लोक हैं। पहले में मंगलाचरण और शेष में अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित से संबंधित प्रश्न हैं। आर्यभट्ट पहले आचार्य थे जिन्होंने अपने ज्योतिष सिद्धांत में अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के प्रश्न दिए थे और उन्होंने कठिन प्रश्नों को 30 श्लोकों में ही भर दिया। पहले श्लोक में अपना नाम और स्थान बताया, दूसरे श्लोक में संख्या लिखने की दशमलव पद्धति की इकाइयों के नाम हैं और आगे के जो श्लोक हैं उनमें वर्ग, वर्ग क्षेत्र, घन, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार शंकु का घनफल, वृत्त का क्षेत्रफल, गोल का घनफल, जैसे जो विषम चतुर्भुज क्षेत्र के कर्णों के संपात से भुज की दूरी और क्षेत्रफल तथा सब प्रकार के क्षेत्रों के मध्यम लंबाई और चौड़ाई जानकर क्षेत्रफल जानने के साधारण नियम दिए हैं। आर्यभट्ट ने ही बताया कि परिधि के 6वें भाग की ज्या उसकी त्रिज्या के समान होती है। यानी जो सरकमफेरेंस है, परिधि है, पूरी जो परिधि है उसका जो 6ठे भाग की जो ज्या है उसकी त्रिज्या के समान होती है। यदि वृत्त का व्यास 2000 है तो परिधि 62,832 होती है। इस प्रकार अपने ग्रंथ गणितपाद में उन्होंने अनेक अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के नियम और सिद्धांत बताए हैं जो कि 30 श्लोकों में निर्मित है। अगला भेद है काल क्रियापाद जिसमें 25 श्लोक हैं। काल क्रियापाद खंड में भी ज्योतिष संबंधी बातें हैं। पहले 8 श्लोकों में काल, कोण की इकाई, मास, वर्ष और युग के संबंध में चर्चा की गई है। इसमें ब्रह्मा का दिन या कल्प 1008 महायुगों का बताया गया है जो गीता, मनुस्मृति और अन्य सिद्धांत ग्रंथों से बिल्कुल अलग है क्योंकि ये ग्रंथ 1000 महायुगों का एक कल्प मानते हैं। 9वें श्लोक में बताया गया है कि युग का प्रथम आर्ध उत्सर्पणी और उत्तरार्ध अवसर्पणी काल है और यह चंद्रोदय से इसका गणना की गई है, किंतु इसका आशय स्पष्ट नहीं है और ना ही टीकाकार के द्वारा इसकी संतोषजनक व्याख्या की गई है।
20वें श्लोक में ग्रहों के माध्यम और स्पष्ट गति संबंधी नियम स्पष्ट किए गए हैं और इसी में चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से युग, वर्ष, मास और दिवस की गणना का आरंभ बताया गया है। यानी कि जो चैत्र का महीना है उसमें भी 15 दिन कृष्ण पक्ष के निकालने के बाद चैत्र शुक्ला की पहली तिथि से प्रतिपदा से युग, वर्ष, मास और दिवस प्रारंभ होता है। अगला भेद है गोलपाद, जो कि आर्यभट्टीय ग्रंथ का चौथा और अंतिम विभाजन है। इसमें 50 श्लोक दिए गए हैं और इसमें विभिन्न ग्रहों की गति पर प्रकाश डाला गया है और इसमें ये बताया गया है कि जब सूर्य के मार्ग पर कि जो ग्रह हैं सूर्य के मार्ग पर पृथ्वी की छाया पड़ने से संचरण करते हैं, चंद्रमा सूर्य के कितने समय पश्चात प्रकाशवान होता है, बुध और मंगल सूर्य के प्रकाश के कितने समय उपरांत आकाश में दृष्टिगत होते हैं, ग्रहों में मंगल ही पृथ्वी के सबसे नज़दीक माना जाता है। आर्यभट्ट ने तो यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया कि पृथ्वी का आधा भाग सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और आधा भाग ग्रहों के प्रकाश से प्रकाशित होता है, किंतु आज यह सिद्धांत पृथ्वी की दैनिक गति के सामने स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपने 16वें श्लोक में उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर खगोल किस प्रकार घूमता है। श्लोक 37 से 47 में के मध्य सूर्य और चंद्रमा के ग्रहणों की गिनती करने की विधि बताई गई है, किंतु इस खंड के अंतिम श्लोक में अपने अहम भाव का प्रदर्शन किया गया है। इस श्लोक में आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय की समता स्वयंभू से की है और जनधारण को सचेत किया है कि इस ग्रंथ की जो भी आलोचना करेगा वे पृथ्वी पर अपयश के भाजक बनेंगे। 48वें श्लोक में उन्होंने बताया कि क्षितिज और सूर्य के योग से सूर्य और चंद्रमा के योग से चंद्रमा के और चंद्रमा ग्रह और तारों के योग से सब ग्रहों का मूलांक जाना जा सकता है। 39वें श्लोक में बताया है कि सत और असत ज्ञान के समुद्र में बुद्धि रूपी नाव में बैठकर सदरूपी ज्ञान का रत्न किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। गोलपाद में जो जैमितिक, त्रिकोणमितिक, क्रांतिवृत्त, आकाशीय भूमध्य रेखा है, इनके बारे में, दिन और रात के बारे में, राशि चक्रों के बारे में चर्चा आर्यभट्ट के द्वारा की गई है। आर्यभट्ट भारत के महान वैज्ञानिक माने जाते हैं। उस युग में विज्ञान में इतनी अधिक प्रगति नहीं होती थी, दूरबीन या अन्य वैज्ञानिक यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था जिनसे कि ग्रह व नक्षत्रों का अध्ययन सुविधापूर्वक किया जा सके। अब तो देश विदेश में बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं स्थापित हो चुकी हैं जिनसे ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन सुलभ हो गया है, किंतु ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी आर्यभट्ट ने, जबकि सुविधाएं नहीं थी, प्रयोगशालाएं नहीं थी, वैज्ञानिक यंत्र नहीं थे, उन सब के अभाव में भी सूर्य, पृथ्वी और नक्षत्रों की गति का पता उन्होंने लगाया। ज्योतिष संबंधी गुणनफल में उनका मान इतना सही था कि वैष्णव धर्मावलंबी दक्षिण भारत के पंचांग में आज भी उन्हें विश्वसनीय मानते हैं। आर्यभट्ट के द्वारा ज्योतिष सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। वे भारत के गणितज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने गणित में आर्किमिडीज से बहुत समय पहले पाई के निश्चित मान को निरूपित किया था।
खगोल विज्ञान के अंदर उन्होंने ही सबसे पहली बार यह घोषित किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने कॉपरनिकस से बहुत सालों पहले सोलर सिस्टम या सूर्य ग्रहों का जो केंद्र है उसके बारे में उन्होंने बताया। और गोलपाद में उन्होंने कहा है कि जब नाव में मनुष्य प्रवाह के साथ आगे बढ़ता है तो जो अचर वृक्ष हैं, पाषाण हैं, पर्वत हैं, सब उल्टी गति में जाते हुए दिखाई देते हैं। उसी तरीके से गतिमान पृथ्वी से जब नक्षत्र को जो दिखाई देते हैं हमें, वो उल्टी गति से जाते हुए दिखाई देते हैं। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। उन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को समान माना और उसके अनुसार एक कल्प में 14 मनवंतर और एक मनवंतर में महायुग और या चतुर्युग और एक चतुर्युग में सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग को समान माना है। आर्यभट्ट ने जो वृत्त की परिधि और व्यास के संबंध में 62,832 और 20,000 का जो मान है उसको बताया और 4 दशमलव स्थान तक जो मान है वो शुद्ध बताया है। और आर्यभट्ट ने बड़ी बड़ी संख्याओं को अक्षरों के समूह में निरूपित करके एक छोटे छोटे जो सिद्धांत हैं या प्रमेय हैं उनकी वैज्ञानिक विधि को उनके द्वारा खोजा गया। इस तरीके से आर्यभट्ट ने भारतीय विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण जब भारत में पहली बार अंतरिक्ष में या खगोल विद्या के अंतर्गत पहला जो उपग्रह छोड़ा गया तो आर्यभट्ट की स्मृति में ही उस उपग्रह का नाम, जो कृत्रिम उपग्रह बनाया गया, उसका नाम आर्यभट्ट ही रखा गया, जो कि आर्यभट्ट के कार्य को एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि मानी जा सकती है। हम अपने अगले लेक्चर में अगले भारतीय वैज्ञानिक वराहमिहिर के बारे में चर्चा करेंगे।